हेलो दोस्त, मैं विवेक मिश्रा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपनी नई क्लास में आज हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। एनसीईआरटी क्लास 7 फर्स्ट चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं, क्लास 6 की जियोग्राफी एनसीईआरटी टोटल ख़त्म हो चुकी है। अब हम क्लास 7 की आ गए हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते रहेंगे और टोटल 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी में इसमें कवर करने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं, आज हमारा नया टॉपिक हो जाएगा हमारा पर्यावरण। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के घटक क्या होते हैं उसमें देखते हैं। मानव निर्मित आ जाएगा और प्राकृतिक आ जाएगा। जैसे प्राकृतिक में हम देख लेते हैं, हमारा जल मंडल हो जाएगा, वायुमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा और सजीव मंडल हो जाएगा। एक इसके अंतर्गत आ जाएगा प्राकृतिक घटक के अंतर्गत। जैसे मानव निर्मित के अंतर्गत क्या हो जाएगा, इमारतें हो जाएंगी, पार्क हो जाएगा, पुल, सड़क, उद्योग, इमारत या कुछ भी आ जाएगा। सीधे ये बात है, जो मानव के द्वारा बनाई गई हो मानव निर्मित, जो प्रकृति ने बनाया उसको प्राकृतिक होता है। ठीक है, जैसे पर्यावरण किसको कहते हैं, अभी जैसे पूछ लिया पर्यावरण क्या है। परिधन आवरण, परिधन आवरण इसका मतलब क्या है। परि का मतलब होता है जैसे चारों ओर से, परि का मतलब होता है चारों ओर से, आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है उसी को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं मानव। जैसे मानव में हो जाएगा एक व्यक्ति हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, शैक्षिक हो जाएगा, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये मानव गतिविधियाँ है। ठीक है, हम आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पे सजीव और अजीव, जैसे सजीव और अजीव। जैसे सजीव में हो जाएगा सजीव प्राणियाँ का संसार, जैसे पादप जंतु। ठीक है, जिसमें जान हो या जिसमें श्वसन चलता हो उसे सजीव बोलते हैं। निर्जीव, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल हो गया। ठीक, स्थल हो गया और हमारे हो गए पहाड़, ये सब हमारे निर्जीव में आते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला लोग, स्थान, वस्तु और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। सरल शब्दों में एनसीईआरटी आप जानते हो बहुत ही सरल शब्दों में लिखता है, जिससे समझ में आ जाए पर्यावरण क्या है। किसी भी जीव या प्राणी के जो चारों तरफ पाए जाने वाला लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। यह क्या होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर, इन्वायरोनेर मतलब क्या होता है, पड़ोस। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जैसे हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हम आ जाएंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल हो जाएगा पृथ्वी की ठोस ठोस ऊपरी प्रॉपर्टी। यहाँ पे हो जाएगा चट्टान, खनिज, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, स्थलाकृतियाँ, वन, कृषि, मानव बस्तियाँ। एक किस में आ जाएगा, स्थल मंडल में। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के स्थल मंडल में आ जाएगा। अब हम जल मंडल में आते हैं। जल मंडल में हमारा नदी, झील, सागर, महासागर, ये सब किस में आ जाएंगे, जल मंडल में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसमें, जैसे हमारा आ जाएगा वायुमंडल। पर्यावरण में हमारा वायुमंडल, देखो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। वायुमंडल हमारा क्या है, जैसे अगर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो यहाँ पे जीवन संभव नहीं होता। ठीक है, तो वायुमंडल में देखते हैं जो पृथ्वी के चारों ओर फैली एक वायु की परत है, जो किसके कारण यहाँ पे रुकी है, जो पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसी कारण क्या हुआ है, वायुमंडल को बांध के रखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम जैवमंडल में। ठीक है, जैवमंडल में होता है पादप प्लस जीव। ठीक है, और स्थल प्लस जल प्लस वायु। ठीक है, ये हमारा जैवमंडल में आ जाए, पादप प्लस जीव जंतु हो जाएगा। स्थल पे देखो हमारे जीव जंतु रहते हैं, जल रहता है, वायु, इन तीनों को मिश्रण से हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है, अब देखते हैं
यहाँ पे देखो दिया है शब्दावली है, इसको विशेष ध्यान दो। परितंत्र क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारियों आवास में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध होते हैं। ठीक है, परितंत्र क्या होता है? परितंत्र मतलब जैसे एक आवास स्थान जहाँ पे समस्त जीव जंतु, ठीक है, एक दूसरे के क्या करते हैं? निर्भर करते हैं और क्या करते हैं? परस्पर क्रिया के ऊपर डिपेंड करते हैं और एक साथ रहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? परितंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हम इसे परितंत्र, अब देखो यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारु आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा व पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा क्या होते हैं? संबद्ध होते हैं। अभी जैसे ऊपर देखने आपने परितंत्र क्या होता है, तो इसी में हम देखते हैं परितंत्र जिसमें समस्त जीवधारी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पर्यावरण में भौतिक तथा रासायनिक कारकों से परस्पर क्या होते हैं? क्रिया करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं? वे निवास करते हैं और ऊर्जा व पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार पे यूपीएससी में 2015 में पेपर में आया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसमें हम देखते हैं, पहला देखते हैं कि एक दूसरे से न्यून क्रिया करने वाले जीवों को ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है। ये तो नहीं होगा। पृथ्वी पर वह भाग जो सजीव लिविंग ऑर्गेनाइज द्वारा अवशासित होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सजीव निर्जीव दोनों होते हैं। जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। हाँ, तो हमारा कोई ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आजकल यूपीएससी या स्टेट भी से उठा लेते हैं। इसके बारे में हम उसके शब्दावलियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हमारा अब सेकंड चैप्टर आ गया, हमारी पृथ्वी। ठीक है, हमारी पृथ्वी के अंदर अब देखते हैं हमारी पृथ्वी बनी कैसी है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? कौन से मेटल पाए जाते हैं? कौन से खनिज पाए जाते हैं? ठीक है, अब इसके देखते हैं आगे। इसमें हमारी पृथ्वी में हो गया पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग देखते हैं। आप सब जानते हो पृथ्वी के 3 प्लेटों में 3 भागों में विभाजित किया गया है। सीएल, सीमा, नीफ है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं ऊपरी वाली को हम भू प्रॉपर्टी करते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और क्या होता है? सबसे अंदर वाले भाग को हम कोर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे हमारा हो गया प्रूफ, यहाँ पे भू प्रॉपर्टी, तो इसकी क्या होती है? गहराई कितनी? तो 0 यानी कि सतह से लेकर 35 किलोमीटर तक। ठीक है, सतह से लेकर 35 किलोमीटर हमारी भू प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सिलिका और एल्युमिनियम की क्या होती है? मात्रा अधिक होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सीएल बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? महासागरीय प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, जिसे हम बोलते हैं सीमा बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड वाला देखते हैं मेंटल। अब देखें मेंटल की गहराई कितना है? 2900 किलोमीटर, यानी कि 35 से लेकर 2900 किलोमीटर तक गहराई को हम क्या बोलते हैं? मेंटल बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रोड वाले में आ जाते हैं। क्रोड वाला क्या है? 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? निकल और लोहा, जिसे हम क्या बोलते हैं? नीफे बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम हो जाएगा तप्त व दाब उच्च होता है। सब जो हमारा क्रोड है उसका ताप क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और वहाँ पे दाब भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं उच्च तप्त और दाब वाला। ठीक है, आगे हम इसी में देखते हैं जैसे यहाँ पे वो है विश्व में सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एग्जामों में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पे है, तो बता देना आप सब लोग दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, इसमें इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ठीक है, तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर खुदाई तक खोद चुके हैं। ठीक है,
पृथ्वी के केंद्र में पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है। आपको समुद्र की सतह पर यहाँ पे बताया गया है, देखो आपकी समुद्र की सतह पर आपको कितना गहराई खोदना पड़ेगा, 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा, तब हम पृथ्वी के केंद्र पे में पहुंच पाएंगे, जो कि असंभव है। ठीक है, अब आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, जो 84% मेंटल है, 15% हिस्सा कोड है। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या कितना है, हम पृथ्वी की त्रिज्या है 6371 किलोमीटर। ठीक है, 6371 किलोमीटर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो यह अच्छे से दिया गया है आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 1% है, जैसे आपको यहाँ पे हम बताए। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या 1% है, और यहाँ पे मेटल जो है उसकी वो कितना मात्रा में है, तो उसका परसेंटेज कितना है, 84 है। ठीक है, और हमारा वो जो क्रोड है आंतरिक भाग सबसे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 15% क्या है हमारा क्रोड है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाता है शैल एवं खनिज। शैल किसको कहते हैं और खनिज किसको कहते हैं, इसको हम देखेंगे। शैल क्या होता है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले, ठीक है, खनिज पदार्थ कि किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं, शैल कहते हैं। सबसे सरल तरीके से पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्रकृति पिंड को क्या बोलते हैं, शैल कहते हैं। अब देखो शैल क्या होते हैं, यहाँ पे 3 प्रकार के बताया गया है। ठीक है, आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक। ठीक है, आग्नेय मतलब क्या होता है, जैसे हम आपको पिछली कक्षा में बताएंगे थे, जब ज्वालामुखी से क्या होता है लावा वगैरह निकलता है तो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो हमारा क्या होता है, आग्नेय शैल रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको यह जैसे दिया गया है, हमारा आग्नेय शैल में सबसे देखते हैं, यह द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस, ठीक है, जिसे हम प्राथमिक शैल भी कहते हैं। यह कौन सी अंतःवेदी क्रिया होता है और बहिर्वेदी, ठीक है, दोनों से होता है। जैसे हम आपको कल बताए थे कि आग्नेय शैल क्या होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से पृथ्वी के अंदर से बहुत सारे खनिज पदार्थ, मेटल, ये सब हमें वहाँ से प्राप्ति होती है। वो कैसे प्राप्ति होती है, जब ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से उसके अंदर से गर्म लावा मैग्मा निकलता है, तो वह कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, वहाँ से हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्व की हमारी क्या होती हैं, खनिजें भी हमें को प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब दूसरा इसी श्रृंखला में देखते हैं अवसादी। अवसादी मतलब क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो आग्नेय चट्टान होती है, जब वो कुछ समय बाद टूटने फूटने से, बिखरने से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उससे जिस पहाड़ या पर्वत या जिसका भी उच्चावच का निर्माण होता है, उसे अवसादी बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा गया, अपर्दन अपक्षण के कारण चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। देखो, यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जम जाते हैं। वह दबाव के कारण क्या होता है, कठोर, जैसे बलुआ पत्थर, जीवाश्म उपस्थित होते हैं। बहुत ही देखो, सबसे ज़्यादा पूछ लेगा, क्या अवसादी जो चट्टानें होती हैं उसमें जीवाश्म उपस्थित होते हैं, तो बोल देना यस। ठीक है, ऐसे पूछेगा, अवसादी चट्टानों में जीवाश्म उपस्थित होते हैं, बोल देना यस। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी श्रृंखला में, आगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा कायांतरिक। हमारा कौन सा आ जाएगा, कायांतरिक। ठीक, कायांतरिक में देखेंगे, उच्च ताप व दाब के कारण आग्नेय व अवसादी शैलें कायांतरिक शैलों में बदल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कारण है, देखो अवसादी में तो था अपर्दन अपक्षय के कारण, लेकिन कायांतरित में क्या है, उच्च ताप, यानी कि अधिक ताप और अधिक दाब के कारण आग्नेय व अवसादी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, आग्नेय और अवसादी दोनों शैलें क्या होती हैं, कायांतरिक शैल में बदल जाती हैं। जैसे चिकनी मिट्टी से स्लेट में,
चूना पत्थर से संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि हमारा सब की पॉइंट है, शब्दावली है। जीवाश्म किसको कहते हैं? जीवाश्म क्या है? शैलों व परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतु के अवशोषण को क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा हिमालय तंत्र में जीवाश्म उपस्थित है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है जीवाश्म है क्या। सरल शब्दों में जानो, जीवाश्म क्या है? शैलों की परतों में दबे, शैल मतलब जो हमारे पहाड़ पर्वत ये सब बने हुए हैं, उनकी परतों में जो दबे हैं, जैसे हमारे हो गए मृत पौधे या जंतु के जो अवशेष हमें मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब अच्छे से देखते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैल देखते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब हम सब आग्नेय शैल में देखे थे, दो भाग होता है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी शैल। बहिर्वेदी में जैसे मैग्मा बाहर निकल कर लावा के रूप में ठंडा व ठोस महीन दानों वाली संरचना बना लेता। बहिर्वेदी मतलब देखो, बहिर शब्द से है कि जो बाहर निकल गया हो। ठीक है, देखो ज्वालामुखी दो टाइप में होता है। जैसे क्या होता है, एक बाहर निकल जाता है, एक अंदर में ही रख के ठोस हो जाता है। ठीक है, जो बाहर लावा निकल गया है तो कुछ समय बाद ठोस होकर क्या हो जाता है? ठंडा होकर ठोस हो जाता है, महीन दानों वाली संरचना बना लेता है। उसमें क्या है? हमारा बेसाल्ट शैल। एग्जाम्पल हो जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, जैसे पूछ लेगा दक्कन का पठार किससे निर्मित है, तो हम बता देंगे आग्नेय शैल में। अगर उससे भी ज़्यादा गहराई में पूछ लेगा कि बहिर्वेदी आग्नेय शैल है अंतर्वेदी, तो हम बोल देंगे बहिर्वेदी है। ठीक है, अंतर्वेदी में हम देख लेंगे आग्नेय शैल में क्या होता है। मैग्मा आंतरिक गहराई में ही ठंडा होकर धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दाने, जैसे अंतर्वेदी हो गया हमारा सीधा सिंपल है, मैग्मा आंतरिक गहराई में ही क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। वह क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण वह बड़े दानों में हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, देखो हमारा लिखा गया यहाँ पे है, हमारा जो है यहाँ पे ताजमहल हमारा जो है किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, ताजमहल हमारा सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शैल चक्र देखते हैं। अब पूछ लेता है शैल चक्र क्या है। ठीक है, निश्चित दशाओं में शैल का आपस में परिवर्तन क्या हो जाता है? शैल चक्र हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जल चक्र है वैसे हमारा शैल चक्र भी है। शैल चक्र क्या है? निश्चित दशाओं में, जैसे दशाओं हो गया ताप दाब। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन होता है, इसी के कारण शैल क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। जैसे भी बताए थे अग्नेय हमारा क्या हो जाता है? किसमें? कायांतरित में या अवसादी में परिवर्तित हो जाता है, उसी को हमारा शैल चक्र है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे देखो मैग्मा निकला, अग्नेय बनाया, अग्नेय से क्या हुआ? यह अवसाद यानी टूटा, फिर एक अवसादी शैल बनाया, अवसादी से हमारा कायांतरित हो गया, फिर कायांतरित से क्या होता है? मैग्मा में क्या होता है? ये श्रृंखला ऐसी क्या होती है? चलती रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा देखो लाल किला किससे बना हुआ? लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। ठीक है, अब हमारी क्लास हो गई इसमें चैप्टर नंबर 3 में हमारी बदलती पृथ्वी आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारी जो 3rd चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी में, हम देखते हैं स्थल मंडल क्या है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं स्थल मंडल। अनेक प्लेटों में विभाजित प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी के अंदर मैग्मा का चक्रीय प्रवाह हो रहा है। देखो स्थल मंडल क्या हो गया? अनेक प्लेटों में विभाजित, हमारी जानते हो कि जो हमारी पृथ्वी है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, और इन प्लेटों में क्या होता है? गत होती रहती है। ठीक है, इसमें मैग्मा का क्या हो रहा है? चक्रीय प्रवाह होता है। इसको हम जो प्लेट है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको हम बहुत अच्छे से आगे हम अपने वीडियोज़ में कवर करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से, तो हम उसमें आपको समझाएंगे। इसमें आज इतना ही होगा। यहाँ पे देखते हैं जैसे पृथ्वी का रूप लगातार बदलता रहता है। ठीक है, इसके पीछे अनेक अंतर्जनित व बहिर्जनित बल के कार्य करते हैं। देखो कभी हमारा पूरी पृथ्वी एक हुआ करती थी। ठीक है, इसमें टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में
अलग अलग जगह पे हो गई, ठीक है। पहले हमारे दक्षिणी ध्रुव में था, ठीक है, तो अभी कहाँ पे हो गया, देखो हमारे उत्तरी ध्रुव में चला गया, यानी कि हमारे प्लेटों का प्रवाह हो रहा, जो हमारी अर्थ बनी हुई थी कई प्लेटों से मिलकर बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया स्थल मंडलीय प्लेट। स्थल मंडलीय प्लेट में शब्दावली देख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जामों में पूछ लेता है। भू प्रॉपर्टी के अनेक बड़ी व कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं, ठीक है, जिन पर महाद्वीपीय व महासागरीय सतहें टिकी होती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया ना। आगे हम देखते हैं, इसमें देखो क्या होता है, यहाँ पे पृथ्वी का रूप लगातार बदल रहा है, आपको एक बता ही दिए, ये इसका कारण क्या है, कुछ अंतर्जनिक कारण है। देखो यहाँ पे हम देखते हैं, एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे देखते हैं हमारा पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। पृथ्वी की हम गतियाँ देख लेते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी की गतियों में दो कारण हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित। क्या कारण है पृथ्वी की गतियों में? दो कारण हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित, ठीक है। अंतर्जनित में हमारा हो जाएगा आकस्मिक बल और पटल विरूप बल, ठीक है। आकस्मिक बल में हो जाएगा हमारा भूकंप हो गया, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सब आकस्मिक बल में आ जाता है, ठीक है। जैसे पटल विरूपण में आ जाता है पर्वत निर्माणकारी बल, ठीक है। यहाँ पे बाह्यजनित बल में आ जाएगा अपरदन व निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। समुद्र हमारे यहाँ जाएंगे, समुद्र तरंगे, हिमनद, ये सब बहिर्जनित। देखो अंतर्जनित जो पृथ्वी के अंदर से होता है, और बहिर्जनित जो हमारा बाह्य कारण कार्य करता है उसे बहिर्जनित कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं आगे, अब ज्वालामुखी, इसमें देखते हैं ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकल जाते हैं। जैसे हम आपको बताएं, पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी का मान लेते हैं विस्फोट होता है, ठीक है, उसमें एक छिद्र होगा जिसमें से क्या होगा, बहुत सारे हमारे लावा, मैग्मा, गैस इत्यादि चीज क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। जिसमें इसमें बताया गया है ना कि जैसे पृथ्वी के खुला एक ऐसा भाग होता है जिसमें से अचानक क्या होता है, अंदर से खनिज मतलब लावा ये सब चीज मैग्मा निकलने लगता है, ठीक है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो ज्वालामुखी है हमारा, ठीक है, तो ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे नीचे होता मैग्मा क्रोस्ट हो गया, तो हमारा प्रॉपर्टी हो गया, तो यहाँ पे लावा निकलता है, तो ठीक है, एक इस क्रेटर है, एक गैस एवं भाप निकल रहा है, ठीक है, निकास बेंट है, ठीक है। ये सब चीज़ें अच्छे से आप देख लेना एक बार, और अगली वीडियो में मैं अपनी कवर करूँगा इसको, ठीक है। यहाँ पे हमारा आ जाएगा भूकंप। हम भूकंप में देखते हैं, भूकंप क्या होता है, प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पे उत्पन्न कंपन। अब भूकंप क्या होता है, भूकंप देखो अक्सर आता रहता है, तो यहाँ पे जो पृथ्वी की जो प्लेट हैं, आंतरिक प्लेट जब वो गति करती हैं, किसी से टकराती हैं, तो क्या आ जाता है, भूकंप आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं, ठीक है। भूकंप उद्गम केंद्र, ठीक है, भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है। बहुत ही सरल शब्दों में ऐसे पूछ लेता है, उद्गम केंद्र क्या है, भूकंप उद्गम केंद्र क्या है, तो हम बता देंगे प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहां से भूकंप का आरंभ होता है, उसी के को क्या कहते हैं, भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब पूछ लेगा अधिकेंद्र क्या है, बहुत ही इजी है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर वह जिसका निकटतम स्थान होता है, जैसे जो अधिकेंद्र हो गया, उद्गम केंद्र है, उसके भू सतह पर जो निकटतम स्थान हो जाएगा उसी को हम क्या बोल देंगे, अधिकेंद्र हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अधिकेंद्र के निकटतम भाग पर सर्वाधिक हानि होती है, जो अधिकेंद्र के निकटतम भाग होता है वहाँ पे सर्वाधिक क्या हो जाती, हानि होती है, यानी कि सबसे तेज भूकंप का प्रभाव वहीं पर रहता है, ठीक है। अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंपीय तीव्रता की क्या आती थी, कमी आती। देखो जैसे अधिकेंद्र से क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ती जाएगी, भूकंपीय क्या हो जाएगी, तरंग जो हमारी उसकी तीव्रता होगी उसमें क्या आ जाती है, कमी आती रहती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ पे आ जाएगा हमारा पृथ्वी के दृश्य भूमि पर अपक्षय व अपर्दन द्वारा विभिन्न स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, निर्मित होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। देखो जो नदी अपना जल के माध्यम से गाद ये सब चीज़ का काट कर मिट्टी पहाड़ पर्वत जो सब काट के लाते हैं उससे के द्वारा उनके द्वारा बनी निर्मित स्थलाकृतियाँ हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा पहले इसमें देखेंगे जलप्रपात। जलप्रपात मृदु शैल क्या हो जाती है, कट जाती है। मृदु मतलब जो कमज़ोर या मुलायम शैल होती है वो कट जाती है, जबकि कठोर शैल शेष रह जाती है। इससे जलप्रपात का निर्माण होता है। बहुत ही इजी चीज़ है। देखो जलप्रपात कैसे बनता है, तो जलप्रपात जो नदी के बहाव रास्ते में आता है, जैसे कोई मुलायम चट्टान है या मृदु चट्टान है या शैल है, वो आसानी से कट जाएगा क्योंकि पानी का यहाँ पे घर्षण होता रहता है तो वहाँ कट जाएगा। लेकिन जो कठोर चट्टान रहेगी वो रह जाती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल एंजल जलप्रपात वेनेजुला में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लिख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा एंजल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आप बता देना एंजल जलप्रपात। अब पूछ लेगा ये कहाँ किस देश में स्थित है, तो आप बता देना वेनेजुला में स्थित है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा विसर्प। विसर्प क्या बोलेंगे, नदी के मोड़दार मार्गों को हम क्या बोल देंगे, विसर्प होगा। देखो यार जो नदी है या नदी बहती हुई आ रही, इसके मोड़दार मार्गों को हम क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, विसर्प बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा देखो यहाँ पे नदी के भाग, नदी बह रही उसके एक बाहरी भाग होता है इसको जो ये अर्धचंद्राकार है, उसी को बोल देते हैं चाप झील। जैसे पूछ लेगा चाप झील क्या है। ठीक है, जैसे देखो चाप झील विसर्प टूटकर नदी का मुख्य मार्ग से अलग हो जाए। जैसे नदी बह रही थी तो वह टूट कर क्या हो जाए, किसी कारणवश जैसे वहाँ पे अवरोधक या जम जाए तो उसके कारण ये भाग अलग हो गया। ठीक है, उसी के हम बोल देंगे चाप झील बोल देंगे। तटबंध क्या होता है, नदी में उत्थित तट, यानी कि तटबंध क्या है, नदी के जो मार्ग में उत्थित तट होता है उसी को हम तटबंध बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा हमारा क्या है, समुद्र तट के पास नदी द्वारा मलबे का निक्षेपण डेल्टा होता है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, हमारा सुंदरबन डेल्टा। ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब डेल्टा क्या हो जाएगा, समुद्र तट के पास नदी मलबे, अभी जैसे बताएं निक्षेपण, जो नदी अपने रास्ते से काट के मलबे वगैरह लाती है वो निक्षेपित कर देती है, वही हमारा क्या हो जाता है, डेल्टा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आगे समुद्री तरंग। अब देखो समुद्री तरंग के माध्यम से भी कुछ स्थलाकृतियाँ निर्माण होती हैं। जैसे समुद्र की जो लहरें बार बार आके किसी चट्टान से टकराती हैं, किसी स्थल से टकराती हैं, तो वहाँ पे वो एक क्या कर देते हैं, स्थलाकृतियों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, समुद्री गुफा का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा एक वहाँ पे शैल या पहाड़ या कोई तट का किनारा है, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, समुद्री गुफा का निर्माण, क्योंकि उसकी लहरें बार बार टकराती है, टूट टूट कर क्या एक गुफा टाइप में निर्माण कर देती है। तटीय मेहराव का निर्माण कर देते, देखो यहाँ पे तटीय मेहराव बना हुआ है। स्टैक, देखो यहाँ पे स्टैक हमारा बन गया है। ठीक है, यानी पहाड़ जो अलग हो जाता है वो एक एक खंभ की तरह हो जाता है, उसी को स्टैक कहते हैं। समुद्री भृंग कहते हैं, समुद्री पुलिन बना देते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे देख लो। अब यहाँ पे देखते हैं हिमनद। ठीक है, हिमनद देख लेते हैं। हिमनद क्या है, स्थलाकृतियाँ हैं, ग्लेशियर झील हिमनद हिमोड़ होता है। जैसे हिमनद हो जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे देखोगे आप, हमारे हिमालय में बहुत सारे हिमनद हैं, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ से क्या हुए, पूर्णतः वो ढकी हुई हैं। ठीक है, तो वहाँ ग्लेशियर झील भी है। तो जब क्या होता है, बर्फ़ पिघलता है तो उसका पानी क्या हो जाता है, एक घाटी में रुक जाता है, वो एक झील का निर्माण कर लेता है। ठीक है, हिमनद हिमोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे पवन के माध्यम से जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं। आप जानते हो कि जब
हवाएं तेज चलती हैं तो बहुत सारे रेत उड़ के पहाड़ छोटे छोटे टुकड़े उड़कर एक दूसरे स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। वो पवन स्थलाकृतियों के अंतर्गत आ जाए। देखो छत्रक शैल का निर्माण करते हैं, बालू डिब्बा का निर्माण कर लेते हैं। लोयस, बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। लोयस किसको बोलते हैं? जो बालू का कण होता है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? लोयस बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हमारा फोर्थ चैप्टर आ जाएगा। फोर्थ चैप्टर में है वायु। फोर्थ चैप्टर वायु हमारा क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, उसमें फोर्थ चैप्टर पे हम आ गए हैं वायु में, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर वायु की क्या होती है? एक घनी चादर है। वायुमंडल क्या है? जो पृथ्वी के चारों ओर है, एक वायु की एक घनी चादर की तरह क्या हुई? फैली हुई है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं हमारा क्या है, वायु में क्या कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है। वायु में जो 78% हमारा है नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा अप्रॉक्स कितना है? 21% है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, हमारा आर्गन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, अन्य सभी 0.04% में है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद हमारा आर्गन है, फिर क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो दिया गया है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी के पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। जैसे क्या होता है, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर उसका भी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो हमारे पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, ठीक है। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वो अपना प्रकाश संश्लेषण जब वो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं और हमारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर करते हैं, ठीक है। तो लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा हमारे उद्योग फैक्ट्रियाँ सबसे निकल रही हैं, तो इससे नुकसान भी है। आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से आप जानते हो ग्लेशियर, समुद्र सतह का बढ़ना, बहुत सारी जलवायु परिवर्तन, ठीक है, आते रहते हैं। तो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में हमारा देखते हैं, यहाँ पे हो जाता है ग्रीन प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस प्रभाव गैस भी कहते हैं। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। अभी देखो ग्रीन हाउस पर प्रभाव ना रहे तो पृथ्वी का टेम्परेचर -18 हो जाएगा, जिस पर रहना क्या हो जाएगा? असंभव हो जाएगा। इसलिए ग्रीन हाउस गैस का भी रहना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड का ही भी रहना जरूरी है, लेकिन बहुत ही अत्यधिक मात्रा में नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे, जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन भी हम साथ लेते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। देखो जब हम सांस लेते हैं तो देखो यहाँ हमारे पास सारी गैसों का मिश्रण है। तो हम जब सांस लेते हैं नाइट्रोजन भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, और क्या होता है? ऑक्सीजन भी जाता है, आर्गन भी, यानी सभी गैसें जाती हैं। लेकिन क्या होता है, हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, बाकी सारी गैसों को बाहर कर देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अति आवश्यक गैस है, लेकिन पेड़ पौधे वायु के नीचे सीधे ग्रहण नहीं कर पाते। देखो नाइट्रोजन अति आवश्यक गैस है पेड़ पौधों के लिए, लेकिन वो सीधे तौर पर उसे ग्रहण नहीं कर पाते, ठीक है। अपित पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु क्या होते हैं? अन्य रूप से परिवर्तित कर देते हैं। देखो नाइट्रेट के रूप में ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, वो जड़ में जो वहाँ पे क्या होते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? अन्य रूप में उसको परिवर्तित करके पेड़ पौधों में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं वायु चक्र। अब देख लेते हैं, जैसे जल चक्र, अभी शैल चक्र पढ़े थे, वैसे हमारा क्या है? वायु चक्र भी है। देखो गर्म वायु हल्की ऊपर उठ जाती है, जैसे आप जानते हो जो गर्म होगा यानी कि उस पर दाब भी कम होगा, तो वह क्या हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। और ठंडी वायु क्या होती है? सघन व भारी होकर नीचे बैठ जाती है। देखो जो गर्म होगा वो उसका मतलब उस पर दाब भी कम होगा और वो
हल्का हो जाएगा, वो ऊपर चली जाएगी। लेकिन जो भारी जो ठंडी होगी उसमें नमी पाया जाता है, वो भारी होगी, क्या हो जाएगा, वो नीचे चला आएगा। ठीक है, देखो गर्म वायु निम्न दाब, पवन उच्च दाब। यहाँ पे देखो गर्म वायु ऊपर उठा, फिर ऊपर आ गई ठंडी वायु, क्या हो गई, नीचे आ गई। फिर ऐसे क्रम लगातार चलता रहता है। ठीक है, ऐसे हमारा एक चक्र चलता रहता है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में देख लो। जब वायु गर्म होती है तो वह फैल जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। जैसे आपको भी हम बताएं, ठंडी वायु सघन व भारी होती है, इसलिए यह नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारी क्या हो जाती है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए वहाँ आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। जैसे हम आपको बताएं कि जैसे यहाँ पे गर्म वायु थी, यहाँ पे ऊपर उठी, ठीक है, यहाँ पे ठंडी वायु है, तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान खाली हो जाएगा, इसको भरने के लिए तुरंत क्या हो जाएगी, हमारी ठंडी वायु चली जाएगी। ठीक है, तो ठंडी वायु हमारी गर्म वायु के स्थान पे चली जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा, ये हर एग्जामों में पूछा जाता है, वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना हम देखते हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वायुमंडल की संरचना में इसको 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल। सभी मौसमी घटनाएं इसी में होती है। मानव जीवन O2 इसी में भी पाया जाता है। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी इसी में पाया जाता है। समताप मंडल में क्या होता है, वायु परिवहन और ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन परत भी समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा मध्य मंडल में उल्का पिंड का जलना। यहाँ पे क्योंकि घर्षण बल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो मध्य मंडल में जैसे पहुँचता है घर्षण बल अधिक हो जाता है, इस मंडल में उल्का पिंड को जलना कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बाह्य मंडल, जिसे आयनोस्फीयर बोलते हैं, भी बोलते हैं। इसमें रेडियो संचार, जो हमारे टीवी रेडियो और सिग्नल वगैरह आते हैं, सब इसी में बाह्य मंडल में हमारे सैटेलाइट को रखा जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आगे। अब जलवायु क्या होता है, जलवायु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम होता है। जलवायु देखो, मौसम तो दैनिक होता है, 1 घंटे बाद बारिश धूप ये सब हवा चलने लगी तो मौसम में आ जाता है। लेकिन जलवायु क्या होता है, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, जो 30 से 40 साल की औसत बदलाव को बताता है। ठीक है, तापमान हमारा हो जाएगा वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिमाण है। देखो तापमान क्या है, जो यहाँ पे वायु है में उसमें मौजूद दो उसका ताप है, वह शीतलता है, उसी का क्या है, परिणाम है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सूर्य तप, या यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी पर तापमान के विवरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या है, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, आतपन या सूर्य तप। यहाँ पे देखते हैं रोक लेती है। ठीक है, यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं सूर्य से आने वाली पृथ्वी ऊर्जा को रोक लेती है। ठीक है, आतपन, यहाँ पे हो जाएगा आतपन सूर्य तप जिसे बोलते हैं, वह मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। जैसे आपको कल पिछले वीडियो में बताए थे, हमारा सूर्य पर सर्वाधिक तापमान किस पे रहता है, भूमध्य रेखा पे रहता है। जैसे ही हम नॉर्थ में जाएंगे, उसकी जो सूर्य का प्रकाश वो तिरछा पड़ने लगता है, जिससे उधर तापमान क्या हो जाता है, कम होता चला जाएगा, चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो। ठीक है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है, देखते हैं। यहाँ पे दिया गया तापमान को मापने का मानक क्या होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। इसका आविष्कार किसने किया था, एंडरसन सेल्सियस ने किया था। बहुत ही पूछेगा कि तापमान का जो डिग्री सेल्सियस का खोज किसने किया था, एंडरसन सेल्सियस ने किया था, उन्हीं के नाम पर डिग्री सेल्सियस बन गया। ठीक है, सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेंटीग्रेड ताप पर
क्या हो जाता है, जमता है और हमारा क्या हो जाता है, 100 सेंटीग्रेड सेल्सियस ताप पे उबलता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसी श्रृंखला में। यहाँ पे अब देखते हैं वायु दाब क्या होती है। ठीक है, जैसे आपको बताए थे अभी यहाँ पे वायु चक्र में, तो वायु दाब हम देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, वायु दाब क्या होता है, पृथ्वी की जो सतह पर उस पर वायु के द्वारा जो भार या भार लगाया जाता है उसी को वायु दाब कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊपर जाएंगे वायु दाब क्या हो जाता है, घटता जाता है। देखो इनका अनुपात तो बराबर रहता है गैसों का, लेकिन इनका जो घनत्व होता है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे बोला समुद्री सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। अब बहुत ही जैसे पूछ लेगा किस सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, स्थल या समुद्र सतह पर, तो हम बता देंगे समुद्र सतह पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। देखो बादल या आर्द्र का मौसम है, अधिक तापमान है। ठीक है, निम्न दाब होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ठंडी वायु है, स्वच्छ आकाश है, निम्न तापमान होगा, उच्च दाब होगा। ठीक है, क्या होता है, पवन। तो यहाँ पे हम देखते हैं पवन क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का क्षैतिज गति। जैसे पवन जो हवाएं चलती हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे होगा उच्च दाब, एक पवन किधर चलेगा, उच्च दाब से निम्न दाब। ठीक है, तो हमारा जैसे उच्च दाब जहाँ रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे सघन माध्यम रहेगा। ठीक है, और निम्न दाब जहाँ रहेगा वहाँ पे विरल होगा, यानी कि हमारा सघन से विरल की तरफ। जैसे हमारा टेम्परेचर फ्लो होता है हाई से लो की तरफ, वैसे हमारा पवन भी क्या होता है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होता है, क्षैतिज गति करता है। ठीक है, पवन के प्रकार यहाँ पे पवन के प्रकार अस्थाई पौने, मौसमी पौने और स्थानीय पौने। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अस्थाई पौने में, जैसे वर्ष भर अस्थाई व निश्चित दिशा में प्रवाहित होंगे, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन व दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन। ठीक है, मौसमी पौने ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव मौसमी पवन होते हैं। ठीक है, और स्थानीय पौने ये क्षेत्र विशेष होते हैं, स्थलीय व समुद्री समीर, जैसे लू, चिनूक आदि। तो दोस्तों आज हम इतना ही इस वीडियो में कवर करेंगे, आगे की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसको देखने के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आपने हमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इतना, आगे हम कल भी कवर करेंगे।